नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा की शाखा ओपीडी अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि मित्रों, अंतिम कक्षा में हमने यहाँ पर लोकोक्तियां नामक बिंदु का जो है अध्ययन किया। उम्मीद है कि आप उन्हें भली भांति समझ पाए होंगे। किस प्रकार से जो है लोकोक्तियां एक हवा में नहीं बनती हैं और इसमें पूरे जीवन का निचोड़ होता है, जीवन के अनुभव का निचोड़ होता है और सारा ही अनुभव उसमें समाया होता है। अर्थात लोकोक्तियों को हमने किस प्रकार समझा कि लोकोक्तियां जो है वो जीवन का सार सिमट कर एक वाक्यांश में, एक वाक्य में, एक पूर्ण वाक्य में जो है वो समाहित रहता है। और हमारे युग में या कह सकते हैं कि हमारे समाज में जो है बार बार घटने वाली जो घटनाएं होती हैं वो घटनाएं जो है एक कहावत के रूप में सुप्रसिद्ध हो जाती है और उन्हें हम एक वाक्य में पिरोकर उस अनुभव को उसमें जो है समेट कर रख देते हैं और वही अपने आप में लोकोक्तियां कहलाती हैं। यहाँ पर मैंने आपके सामने जो है प्रस्तुत कुछ लोकोक्तियां, एक उम्दा लोकोक्तियां प्रस्तुत करने का प्रयास किया जो प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर आपके लिए महत्वपूर्ण रह सकती है। और साथ ही साथ यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैंने लोकोक्ति और मुहावरों के बीच जो है अंतर होता है वो किस प्रकार से रह सकता है, उसमें क्या डिफरेंस है, उन दोनों में हम किस तरह से तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं और हम पता कर सकते हैं कि मुहावरा किस तरीके से कार्य करता है और लोकोक्तियां किस तरह से कार्य करती हैं, उनकी प्रकृति क्या है। जिस तरह से हमने देखा कि मुहावरा वाक्यांश मात्र होता है और लोकोक्ति जो है अपने आप में पूर्ण होती है। तो उम्मीद है कि इस बिंदु को आप भली भांति समझ पाए होंगे और उन उदाहरणों के माध्यम से मैंने तमाम यहाँ पर कुछ मुहावरे और लोकोक्तियों को भी आपके सामने प्रस्तुत कर उनके अर्थ द्वारा उसको आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। आपने भली भांति समझे और इस प्रकार की और भी मुहावरे लोकोक्तियों को समझकर अपनी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अपने आप को परिपूर्ण करें। तो लीजिए मित्रों, आज उसी क्रम में हिंदी व्यवहारिक व्याकरण के दृष्टिकोण से आपकी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं भविष्य में होने वाली है उनको लेकर हम पाठ्यक्रमानुसार एक एक बिंदु को लेकर आज हम एक नए बिंदु के साथ अग्रसर हैं और उस बिंदु का नाम है, जैसा कि आप थंबनेल के अकॉर्डिंग आपको पता चल रहा होगा यहाँ पर, वो है काल। क्या है? काल पढ़ने जा रहे हैं। काल मीन्स समय को लेकर बात करते हैं। समय भी अपने आप में वाक्य के निर्माण में और जो जिस समय जो कार्य हो रहा है उस समय की पहचान कराने में बहुत ही उपयुक्त रहता है। इस समय की जानकारी हमें होना आवश्यक है और समय की जानकारी के बिना जो है हम किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वाक्य का निर्माण भी नहीं कर सकते। हमें पता ही चलेगा कि कौन सा कार्य कब हुआ, पूर्व में हुआ है, होने वाला है या होगा। तो काल को समेट कर रखने वाली ये जो वाक्य की जो परिणति होती है, वाक्य की जो प्रकृति होती है, उसको हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से जो है वाक्य को समझकर उसके समय की जो है वो जानकारी हमें होना चाहिए। तो लीजिए, काल मीन्स समय, टाइमिंग को लेकर बात आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम करना चाहेंगे और उसमें हम बात करेंगे किस तरीके से काल जो है वो कार्य करता है। काल, इसे हम टेंस के रूप में भी जानते हैं, अर्थात समय से संबंधित यह बिंदु रहता है। ध्यान रखें, टाइमिंग से संबंधित कि टाइम के अनुसार वाक्यों का निर्माण किस प्रकार से होगा और इसके कुछ मेन प्रकार भी हैं और उन प्रकारों के कुछ भेद भी हैं। उन सभी प्रकार के भेदों को समझेंगे और उन भेदों में किस किस प्रकार के सेंटेंसेस बन सकते हैं, वाक्य बन सकते हैं, उन सभी वाक्यों को तमाम उदाहरणों के माध्यम से पुष्ट करने का प्रयास इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए मित्रों, ऐसा है कि इसमें इससे संबंधित जब भी प्रश्न आता है थोड़ा सा क्लिष्ट माना जाता है, क्योंकि आपको उस वाक्य की प्रकृति को समझना होगा और कहां पर कौन से ऐसे शब्द और कहां पर कौन से ऐसी सहायक क्रियाएं लगी होती है जिसके आधार पर हम पता करेंगे कि ये किस काल का वाक्य है। जैसे कि हम सामान्यतः जानकारी रखते हैं कि किस तरीके से वर्तमान काल है, किस तरह से भविष्य काल है और किस तरीके से भूतकाल है। ये तीन समय जो है, उन तीनों समय के आधार पर हम पता करते हैं कि कार्य हो चुका है, कार्य होगा या कार्य हो रहा है। ये तीन जो स्थितियां हैं समय को लेकर बनती है। फिर हम उनमें भी अलग अलग प्रकार के कुछ यहां पर भेद देखेंगे, जो भूतकाल के भेदों को भी देखने का प्रयास करेंगे, अर्थात भविष्य काल को भी देखने का प्रयास करेंगे और वर्तमान काल को भी देखने का प्रयास करेंगे। उनमें भी और भी कौन सी ऐसी स्थितियां हैं
जिसके आधार पर आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न जो है वो बन सकते हैं। तो लीजिए सर्वप्रथम हम यहाँ पर शुरू करने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से काल की प्रकृति है, काल किस तरीके से कार्य करता है, काल के किस टाइप के प्रकार है, और फिर हम उनके माध्यम से अलग अलग वाक्यों के द्वारा हम पता करेंगे कि कौन सा समय का जो है वाक्य है वो यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है, और आपको कहां पर किस प्रकार से ध्यान देकर ये देखना है कि ये वाक्य किस काल का है। तो लीजिए आगाज करते हैं आज की कक्षा का, अर्थात बात करते हैं काल को लेकर। देखिए सबसे पहले हम काल की जो है प्रकृति को समझने का प्रयास करेंगे कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का बोध हो, उनके होने के समय का बोध हो, मतलब कि समय की जानकारी हो कि ये क्रिया कब हुई है। ठीक है ना, देखो क्रिया के होने का बोध, जब भी वो क्रिया हुई है, जब वो कार्य हुआ है, तो उसके होने का बोध अर्थात समय का बोध, होने का बोध अर्थात साथ में समय को लेकर भी हम बात करेंगे कि वो क्रिया जो है वो किस टाइम में हुई है। उस समय का बोध कराना ही अपने आप में काल की जानकारी प्राप्त करना है। तो ध्यान रखें, काल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। सामान्यतः ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए, और सामान्य तौर पर ये में आमतौर पर ये जानकारी होती ही है कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। भूतकाल मीन्स जो समय बीत चुका है, जो हो गया है, जो क्रिया हो चुकी है, उसे हम क्या कहेंगे, भूतकाल कहेंगे। फिर वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है, प्रेजेंट में जो कार्य हो रहा है। ठीक है, फिर भविष्यकाल मीन्स आने वाले समय में कोई क्रिया होगी। ठीक है ना, जो होने वाली है उसका हम पहले से अनुभव करते हैं कि हाँ ये कार्य उस समय होने वाला है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये 3 जो है वो काल विभाजन के दृष्टिकोण से ये 3 समय में स्थितियां अलग अलग प्रकार की बनती है, अलग अलग क्रियाएं होती है, और उन क्रियाओं के होने के समय का बोध जो है वो हमें काल के अनुसार करना चाहता है कि कौन सा काल कौन किस टाइम हुआ है, उसका क्या प्रेजेंटली नेम है, उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न यहाँ से पुटअप होते हैं। तो देखिए भूतकाल, राम ने खाना खाया, यहां पर प्रश्न बन रहा है राम ने खाना खाया। अब ये खाया मीन्स वो खा चुका है। ठीक है ना, मीन्स वो घटना जो है किसी समय में हो चुकी है, न तो वो खाएगा न वो खा रहा है, मीन्स भूतकाल है। खाया मतलब वो खा चुका है, अर्थात ये भूतकाल का टाइम होगा। फिर है वर्तमान काल, राम खाना खा रहा है, राम खाना खा रहा मीन्स अभी वर्तमान समय में वो कार्य जो है वो शुरू है, अभी वो कार्य पूरा नहीं हुआ है, वो स्टार्ट हो चुका है और अभी क्रियाधीन है। ठीक है ना, क्रिया के अधीन है वो। फिर भविष्य काल, राम खाना खाएगा, अभी कुछ देर में वो राम खाना खाने वाला है। ठीक है ना, तो खाएगा, गागेगी, अर्थात ये भविष्य में होने वाली क्रिया है। और इस प्रकार से हम यहां पर समय का बोध करते हैं, काल का बोध करते हैं, और इन शब्दों के आधार पे हमें ये अभिव्यक्ति होती है कि हाँ ये कार्य हो चुका है, ये कार्य होने वाला है, यही कार्य आने वाले टाइम में होगा। इन स्थितियों को हम क्या कहेंगे, काल कहेंगे। सामान्यतः आपको इन बातों की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, फिर देखिए इसके पश्चात हम बात करते हैं, ये तो 3 मुख्य काल आपके सामने यहाँ पर जो है काल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ये प्रकार है। इनके सामान्यतः जो है इन वाक्यों से हमें जानकारी हो रही है कि हाँ ये वाक्य जो है वो इस समय के रहेंगे। अब हम चलते हैं एक एक यहां पर काल को देखेंगे और उसके उपभेदों को अलग अलग प्रकार के जो इनके उदाहरण होंगे, उदाहरणों के माध्यम से इसको पुष्ट करने का प्रयास भी करेंगे। अब चलते हैं हम भूतकाल की ओर। किसकी ओर, भूतकाल की ओर, पास्ट। क्रिया के जिस रूप के काम के बीते हुए समय में होने का बोध हो, वो क्या कह रहा है यहां पर, बीते हुए समय में, बीते हुए समय में होने का बोध, अर्थात भूतकाल में क्या होगा कि कार्य जो है वो जो भी समय बीत चुका है, उस समय जो कार्य हुआ है, उस क्रिया का आवाज हमें जो करवाएगा उसे हम क्या कहेंगे, भूतकाल। ठीक है, बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है ना, तो राम ने पुस्तक पढ़ ली है, अर्थात ये कार्य भूतकाल में हो गया है, इसे हम भूतकाल से जो है वो
भूतकाल मतलब कि जो समय बीत चुका है उससे संबंधित जो है समय में, उससे संबंधित प्रकार में हम जो इसको रखेंगे। अब इसके जो कुछ 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद माने गए हैं हिंदी व्यवहारिक व्याकरण दृष्टिकोण से? मुख्य रूप से भूतकाल के 6 भेद माने गए। इसमें सामान्य भूत, मैं स्कूल गया, ठीक है ना, इस प्रकार से बात कर सकते हैं अपन। मैं स्कूल गया, वो खाना खाया, आया, गया, ठीक है ना, तो ये सामान्य भूत है, ठीक है। अब हम अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूत मतलब कि भूतकाल में जो कार्य हो रहा था वो भी शुरू ही है, खत्म नहीं हुआ, लेकिन है भूतकाल की बात, वो लिख रहे थे, ठीक है ना, खाते थे, है हो चुका है वो कार्य, लेकिन भूतकाल में भी अपूर्ण था, उसे हम अपूर्ण भूत कहेंगे, ठीक है ना। पूर्ण भूत, मैं जा रहा था, चाहे, तो इस तरह से मतलब कि भूतकाल में भी वो जो कार्य जो है वो कार्य जो पूर्ण भूत हो चुका था, मतलब कि मैंने लिखा था, ठीक है ना, वो कार्य मैंने कर चुका हूं। पूर्ण भूत मतलब कि बिल्कुल जो है काफी इसको वो काफी लंबा समय बीत चुका है, उसे हम पूर्ण भूत कहेंगे। फिर है आसन्न भूत, मतलब कि अभी अभी जो कार्य अभी अभी होने, मतलब कि आसन अभी भी जस्ट हुआ है, कुसुम घर गई थी, ठीक है ना, तो इस तरीके से अपन इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि संदिग्ध भूत, भूतकाल में भी संदिग्धता, भूतकाल में भी जब हम संदिग्धता दर्शाते हैं तो वहां पर आपके आसन्न भूत होगा, जैसे कि सुरेश सो गया होगा, सुरेश सो गया होगा, तो इस प्रकार से भूतकाल में वो कार्य होगा, लेकिन आसन मतलब कि संदिग्धता है वहां पर कि हुआ है या नहीं, निश्चित नहीं है, अर्थात वो संदिग्ध भूत में जाएगा। और फिर एक होता है हेतु हेतु मद भूतकाल, ठीक है ना, मैं अगर चला गया होता तो वो काम होता, अगर तुम आ जाते तो मेरा काम हो जाता। इस तरह की स्थितियां जो है वो हेतु हेतु मद भूतकाल में रहती है। तो इस प्रकार से ये 6 स्थितियां भूतकाल के दृष्टिकोण से रहती है, और इन 6 ही स्थितियों को हम अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो ये ध्यान रखें आप लोग कि काल के 3 मुख्य 3 प्रकार है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। और भूतकाल की प्रकृति के अनुसार हमने बात की कि बीते हुए समय में जो क्रिया का बोध होगा वो क्या होगा, भूतकाल कहलाएगा। इसके 6 भेद है, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मत। इन 6 ही प्रकारों को हम सामान्य तौर पर एक एक उदाहरणों के माध्यम से, एक बेहतरीन उदाहरणों के माध्यम से, इनकी प्रकृति के माध्यम से इनको समझने का प्रयास करेंगे। एक बार देखने से फिर आगे चलते हैं। इस तरह से हमने यहां पर काल को देखने का प्रयास किया। इसके 3 मेजर जो प्रकार हैं, मुख्य प्रकार है, उनको देखने का प्रयास किया। फिर भूतकाल की प्रकृति के साथ भूतकाल के 6 भेद भी यहां पर हमने देखे। अब हम चलते हैं एक एक भेद को देखेंगे और उसे उदाहरणों के माध्यम से पुष्ट करने का प्रयास करेंगे। अब आपके सामने देखिए सामान्य भूत, मतलब कि कार्य तो हो चुका है लेकिन सामान्य तौर पर है, ठीक है। जब क्रिया के व्यापार की समाप्ति सामान्य रूप से बीते हुए समय में होती है, देखो सामान्य रूप से बीते हुए समय, सामान्य रूप से बीते हुए समय, सामान्य रूप से सामान्य रूप से बीते हुए समय में, बात भूतकाल की है लेकिन सामान्य रूप से बीता हुआ समय, ठीक है ना, सामान्य रूप से, ऑर्डिनरी। किंतु इससे यह बोध नहीं होता कि क्रिया समाप्त हुए थोड़ी देर हुई है या अधिक, वहां सामान्य भूत होता है। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि सामान्य भूत में क्या होगा कि क्रिया तो हो गई है और भूतकाल में ही हुई है, लेकिन उस वाक्य से हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसको, उस कार्य को बीते हुए अधिक समय हुआ है या कम समय हुआ है। उस समय का अंदाजा मतलब कि जो क्रिया हुई है उस क्रिया में समय जिससे लेकर वर्तमान काल तक का समय
कितना हो सकता है, वो डिफरेंस हम, वो अंतर जो है, समय का अंतर है, यहां पर पता नहीं लगा पाते, उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे कि देखो, कुसुम घर गई, अविनाश ने गाना गाया, अकबर ने पुस्तक पढ़ी, और उदाहरण जैसे कि मैं स्कूल गया, मैं स्कूल गया, हम जयपुर गए। इस तरह से देखते हैं कि इन सभी वाक्यों, जो कुसुम घर गई, अब कुसुम घर गई जाने में हमें ये पता जानकारी नहीं हो रही है कि कुसुम घर कब गई, मतलब कि कम समय हुआ है उसको गए हुए घर पे या अधिक समय हुआ है, इस बीच में डिफरेंस में पता नहीं चल पा रहा है। अर्थात यहां पर कौन सा काल है, सामान्य भूतकाल। अविनाश ने गाना गाया, अब गाना गाया उसे 1 वर्ष बीत गया है, 10 वर्ष बीत गया है, 10 मिनट हुई है, हम इसका अंदाजा नहीं लगा पा रहे। ठीक है। अकबर ने पुस्तक पढ़ी, मैं स्कूल गया, हम जयपुर गए, अब 2 वर्ष पहले गए थे या आज गए हो जयपुर, ठीक है ना। तो इस सेंटेंस से हम उसके कितने, उस क्रिया के समाप्त हुए कितना समय हुआ है, उसका हम जब पता नहीं लगा पाते हैं तो वहां पर सामान्य भूत कार्य करता है। तो ये सामान्य भूत की जानकारी है कि जब भी आप सेंटेंस को पढ़ें परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो ध्यान रखें कि जब आप बीती हुई क्रिया का समय को, उसको बीते हुए कितना समाप्ति हुई है, उसका जब अंदाजा नहीं लगा पाते हैं तो वहां पर सामान्य भूतकाल का जो वो कार्य करेगा। ठीक है ना, वो समय जो कार्य करेगा। ठीक है। ये है आपके सामान्य भूत के उदाहरण, और उदाहरणों के माध्यम से सामान्य भूत को हम यहां पर पुष्ट करते हैं। क्लियर है। फिर है नेक्स्ट स्थिति यहां पर अपूर्ण भूत। मैंने आपको बताया था कि समय तो भूतकाल में ही हुआ है, लेकिन साथ ही साथ भूतकाल में भी वह कार्य अपूर्ण है। कमल लिख रहे थे, राधा गाना गा रही थी, इस तरह की स्थिति होती है, तब जाकर हमें पता चलता है कि वो अपूर्ण भूत है। अब देखो, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि उसका व्यापार भूतकाल में अपूर्ण अर्थात निरंतर चल रहा था, मतलब कि भूतकाल में भी वो कैसा है, अपूर्ण है, अपूर्ण भी है, और साथ साथ निरंतर चल रहा था। क्या हो रहा था इसमें, निरंतरता थी, मतलब कि वो अभी पूर्ण नहीं हुआ था, अपूर्ण था, और निरंतर उस समय भी चल रहा था। ठीक है। तो देखो, अपूर्ण रहा अर्थात निरंतर चल रहा था, तथा उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता था। तो नहीं चल, मतलब वो समाप्त हुआ या नहीं हुआ, उसका कोई समाप्ति का कोई अंदाजा हमें नहीं है, वह अपूर्ण भूतकाल होता है। ये सामान्य से जानकारी, अपूर्णता हो, निरंतरता हो, और उसकी समाप्ति का पता न चले, ऐसी स्थिति में अपूर्ण भूत का जो है वो वाक्य रहेगा। ठीक है। इसमें धातु क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, ता था, ती थी, ते थे आदि आते हैं। ध्यान रखना, इसकी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। देखो, ये ता थी, ता था, ती थी, ते थे, रहे रही है, इस प्रकार से आपको जो है पता कर सकते हैं। जैसे कि देखो, हेमंत पुस्तक पढ़ता था, हेमंत पुस्तक पढ़ता था, वर्षा गाना गा रही थी, राधा, जैसे राधा नाच रही थी, कमल लिख रहे थे। इस तरह से हम सेंटेंस कर रहे हैं। ठीक है। तो अपूर्ण भूत के कार्य इस प्रकार से रहेंगे, जिसमें कार्य की समाप्ति का भी अंदाजा न रहे, और भूतकाल में भी वह कार्य अपूर्ण हो और निरंतर चल रहा हो, उसे हम यहां पर अपूर्ण भूत कहेंगे। इस तरीके से ये सामान्य भूत और ये अपूर्ण भूत का हमें बोध करवाते हैं ये सेंटेंसेस जो हमने यहां पर देखे। ये भूतकाल के दोनों ही प्रकार है, सामान्य भूत और अपूर्ण भूत। देख लें इसे, फिर आगे चलते हैं।
इस तरह से मित्रों यहां पर आपने देखा कि किस तरीके से सामान्य भूत और अपूर्ण भूत को हम देख पाते हैं। ध्यान रहे मित्रों, प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सेंटेंस बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और जब भी काल से संबंधित कोई परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है वो वाकई में बहुत बेहतरीन तरीके से होता है। अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आपकी संकल्पनाएं आसन्न भूत को लेकर हो, अपूर्ण भूत को लेकर हो, पूर्ण भूत को लेकर हो या सामान्य भूत को लेकर हो, अगर ये कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो कहीं ना कहीं भ्रांतिवश या आपने थोड़ा पढ़ दिखा है तो वहां पर कंफ्यूज होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। इसलिए ध्यान रहे कि इसके कंसेप्ट को बारीकी से पढ़ना होगा, बार बार अभ्यास करना होगा, तब जाकर ही आप सटीक उत्तर तक पहुंच पाएंगे। अन्यथा हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप भ्रांतिवश गलत उत्तर तक जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको देखने का प्रयास किया हमने, सामान्य भूत और अपूर्ण भूत। अब हम चलते हैं आगे पूर्ण भूत। देखिए, पूर्ण भूत क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट होता है कि क्रिया का व्यापार बहुत समय पूर्व समाप्त हो गया था, अतः सामान्य भूत क्रिया के साथ था, थी, थे लगने से काल पूर्ण भूत बन जाता। मतलब कि ये प्रकट हो जाता है कि क्रिया का व्यापार बहुत समय पूर्व, पूर्ण भूत में क्या होगा, बहुत समय पूर्व, बहुत समय पूर्व क्रिया की समाप्ति हो चुकी है। बहुत समय पूर्व जो है वो क्रिया की समाप्ति हो चुकी है। उसे हम देखते हैं कि किस तरीके से ये कार्य हो रहा है। ठीक है ना, और सामान्य भूत के साथ था, थी, थे लगने से काल पूर्ण बात बन जाता है। जैसे कि उपेंद्र सोई गया था, लता ने खाना बनाया था। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो है क्रिया जो भी हुई है, क्रिया का बोध में ये पता चल रहा है कि इस वाक्य में कि कार्य जो है बहुत समय पूर्व बीत चुका है, हो चुका है, उसकी समाप्ति हो चुकी है। तो ऐसे कंडीशन में वो पूर्ण भूत कहलाएगा। ठीक है ना, जैसे कि छात्र, और भी सेंटेंस देखते हैं। छात्र परीक्षा दे चुके थे, पिताजी बाजार से आ चुके थे। इस प्रकार से हम देख चुके हैं कि ये कार्य जो है वो काफी समय पूर्व बीत गया है, और ये पूर्ण भूत का हमें आभास करवाता है कि वाक्य जो है यहां पर ये जो क्रिया जो है ये काफी समय पूर्व जो है वो पूर्ण हो चुकी है, अर्थात इसे हम पूर्ण भूत कहेंगे। फिर है आसन्न भूत। क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट होता है कि क्रिया का व्यापार अभी अभी कुछ समय पूर्व ही समाप्त हुआ है, वहां आसन्न भूत होता है। मतलब आसन्न, आसन्न मतलब कि बिल्कुल पास। आसन्न का मतलब क्या होता है, पास। आसन्न का मतलब क्या होता है, पास। मतलब कि जो अभी अभी घटना घटित हुई हो, अभी अभी जिसमें घटना घटित होती है, इसे अपन क्या कहते हैं, आसन्न भूत। ठीक है ना, क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट होता है कि क्रिया का व्यापार अभी अभी कुछ समय पूर्व ही समाप्त हुआ है, वहां आसन्न भूत होता है। मतलब कि जो कुछ समय पूर्व ही उस क्रिया उस क्रिया की समाप्ति हुई है, उसे हम क्या कहेंगे, यहां पर आसन्न भूत कहते हैं। जैसे कि अतः सामान्य भूति क्रिया के रूप के साथ है के योग से आसन्न भूत जो है वो बन जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुसुम घर गई, मैं स्कूल गया। ठीक है ना, इस प्रकार के सामान्य भूत के जो सेंटेंसेस जो बनते हैं। अब सामान्य भूत में क्या था कि जब भी वो क्रिया घटती है उस समय में भूतकाल में हम ये अंदाजा नहीं लगा पाते कि इसको कितना समय हुआ है, कम समय हुआ है इस क्रिया को हुए या ज्यादा समय हुआ, उसकी समाप्ति का हमें पता नहीं होता है, वो अंतर हम डिफरेंस जो है पता नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में कौन सा वाक्य बनेगा, सामान्य भूत। लेकिन जैसे ही उस सामान्य भूत की क्रियाओं के साथ में था, थी, थे लग जाता है, ठीक है, क्या था, सामान्य भूत की क्रिया के रूप के साथ जैसे ही है या है लग जाता है, तो वो सेंटेंस जो है वो किसका बन जाता है, सीधा ही आसन्न भूत का बन जाएगा। जैसे कि उसमें हमने सेंटेंस देखा था, मैं स्कूल गया, मैं स्कूल गया। अब ये अगर मैं यहां पर ये लिख दूं कि मैं स्कूल गया, तब तो ये बन जाता है सामान्य भूत। क्या बन जाता है, सामान्य भूत। ये अगर मैं इसको लिखूं यहां पर मैं स्कूल गया, तो ये तो सामान्य भूत का सेंटेंस बन जाएगा, सामान्य भूत बन जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं ये लिख दूं कि मैं स्कूल गया था, तो ये
आसन्न भूत का जो है वो सेंटेंस बन जाएगा, आसन्न भूत का सेंटेंस बन जाएगा। अब देखो कुसुम घर गई है, कुसुम घर गई, अब केवल कुसुम घर गई, केवल कुसुम गई, सॉरी था नहीं है कर देंगे अपने यहां पर, इस सेंटेंस को याद नहीं करे, इस सेंटेंस को अपने समझेंगे, वो स्कूल गया है, इसको यहां पर लिख देंगे कि वो स्कूल गया है, ठीक है ना, इसको लिखेंगे वो स्कूल गया है, वो स्कूल गया, अब इसकी जगह वो स्कूल गया है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो है वो किस पर बन जाएगा, यहां पर है लगने से ये सीधा जो है आसन्न भूत का सेंटेंस बन जाएगा। अब जैसे कि यहां पर कुसुम घर गई, इस कुसुम घर गई तो है, जब तो वो सिर्फ किसका है, वाक्य सामान्य भूत का, लेकिन जैसे ही है लगा देंगे तो ये बन जाएगा आसन्न भूत का, किसका बन जाएगा, आसन्न भूत का। अविनाश ने गाना गाया, अब गाया जब तो ये सामान्य भूत का बनेगा, लेकिन जैसे ही है इसमें मिला देंगे वो हम क्या कर देंगे, सीधा ही आसन्न भूत का बन जाएगा। राधा गेंद से खेली है, राधा गेंद से खेली है मतलब अभी भी गई है वो, मैं अभी फल लाया हूं, ठीक है ना, जैसे कि मैं यहां पर देखो मैं अभी फल लाया हूं, तो ऐसे कंडीशन में जो है ये सीधे ही आसन्न भूत के सेंटेंस बन जाते हैं, किसके बन जाएंगे, आसन्न भूत के बन जाएंगे। तो यहां पर ध्यान रखना की बात यह है कि जो सामान्य भूत के जितने भी वाक्य होते हैं उनमें यदि आप है लगा देंगे तो वो सीधा ही आसन्न भूत का सेंटेंस जो है वो बन जाता है। इस तरीके से हमने सबसे पहले सामान्य भूत को देखा, उसके बाद में हमने अपूर्ण भूत को देखा, फिर हमने पूर्ण भूत को देखा, फिर हमने आसान भूत को देखा और उदाहरणों के माध्यम से इसको पुष्ट करने का भी प्रयास किया। ध्यान रखें सामान्य भूत में क्या होता है कि समय का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि क्रिया कब हुई। अपूर्ण भूत में क्या होगा कि भूत में कार्य हुआ है लेकिन बीते हुए समय में हुआ, लेकिन बीते हुए समय में भी उस कार्य की निरंतरता जो है वो लगातार थी, वो अपूर्ण था, ठीक है। फिर पूर्ण भूत में क्या होता है कि कार्य को हुए बहुत अधिक समय हो चुका है, जब पूर्ण भूत होगा। और आसन्न भूत का मतलब यह है कि कार्य अभी अभी समाप्ति हुई है, उस क्रिया की अभी भी समाप्ति हुई है, वो आसन्न भूत का जो है वो एग्जाम्पल रहेगा। तो इस तरीके से हम इन चारों प्रकारों को हमने समझा भूतकाल के भेदों के रूप में, इसको समझ ले फिर आगे चलते हैं। इस तरीके से यहां पर हमने चारों ही टाइप्स को देखा ढंग से। अब हम चलते हैं आगे संदिग्ध भूत और हेतु मद भूत की ओर। अब देखिए संदिग्ध भूत, इसमें इस टॉपिक से ही पता चल रहा है कि संदिग्धता जहां पर दर्शाई जाए, जहां पे मामला भूतकाल का है, बिल्कुल क्रिया जो हुई है वो भूतकाल में हुई है, लेकिन भूतकाल में होते हुए भी कहीं ना कहीं वहां पर संदिग्धता दर्शाई गई है, वो कार्य हुआ होगा या नहीं हुआ वो पता नहीं चल रहा है। मोहन सो गया होगा, अब निश्चितता नहीं है कि वह कार्य हुआ है या नहीं है, लेकिन भूतकाल में वह कार्य हो चुका होगा, ठीक है ना। ऐसा इस वाक्य से सेंटेंस से पता चल रहा है कि वह कार्य हो तो गया है,
हो गया, होगा, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं संदिग्धता जो है वो दर्शा रहा होता है, वो वाक्य संदिग्ध भूतकाल होता है। अब देखिए, क्रिया के जिस भूतकालिक रूप से उसका कार्य व्यापार होने के विषय में संदेह प्रकट हो, क्या हो, संदेह प्रकट हो, क्रिया में संदेह प्रकट हो, क्रिया में संदेह प्रकट हो, उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। सामान्य भूत की क्रिया के साथ होगा, होगी, होगे लगने से संदिग्ध भूत बन जाता है। अब जो सामान्य भूत की क्रिया थी, जैसे कि कुसुम घर गई, अब कुसुम घर गई के साथ में हम होगा, होगी लगा देंगे तो वो सीधा ही किसमें तब्दील हो जाएगा, संदिग्ध भूत में। जैसे कि कुसुम घर गई, तो उसके बाद देखो कुसुम घर गई होगी, वो स्कूल गया, वो स्कूल गया होगा। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो कार्य तो वो भूतकाल में हुआ है, कार्य की समाप्ति बीते हुए समय में हुई है, लेकिन उसमें भी संदिग्धता प्रकट हो जाती है, तो वो संदिग्ध भूत का जो एग्जाम्पल रह जाएगा। जैसा कि हमने यहां पर देखिए, ये सामान्य भूत के ही मैंने एग्जाम्पल आपको अविनाश ने गाना गाया, अब अविनाश ने गाना गाया होगा, कुसुम घर गई, कुसुम घर गई होगी, अकबर ने पुस्तक पढ़ी, अकबर ने पुस्तक पढ़ी होगी, ठीक है ना। इस प्रकार से जैसे ही होगा, होगी हम सामान्य भूत के सेंटेंस के साथ में लगाएंगे तो वो सीधा ही किस में तब्दील हो जाएगा, यहां पर संदिग्धता में दर्शन हो जाएगा और संदिग्ध भूत का एग्जाम्पल जो है वो रह जाएगा। इस प्रोसेस को देखते हैं। फिर देखो, अनवर गया होगा, अनवर गया होगा, शबनम खाना बना रही होगी, ठीक है ना। और भी देखें कि मोहन सो गया होगा, वे खेल चुके होंगे। इस तरीके से इन सभी सेंटेंस में क्या है कि संदिग्धता प्रकट हो रही है, कार्य तो हो चुका है लेकिन तो भी कहीं ना कहीं संदिग्धता प्रकट होगी, वो संदिग्ध भूत का सेंटेंस रहेगा। ये ध्यान रखें कि सामान्य भूत के सेंटेंसों के साथ में यदि आप है या है लगाते हैं तो वो आसन्न भूत का सेंटेंस बन जाता है, और यदि आप सामान्य भूत के सेंटेंस के साथ में होगा, होगी लग जाता है तो वो सीधा ही संदिग्ध भूत में चला जाता है। इस बात को यहां पर विशेष तौर से ध्यान रखना है। फिर है हेतु, हेतु मद भूत, हेतु कारण, भूतकालिक क्रिया का वह रूप जिससे भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया के होने पर अवलंबित हो। अवलंबन होना मतलब कि इसका सहारा हो, डिपेंडेंट हो, एक क्रिया के होने से पहले एक क्रिया के उस पर वो अवलंबित हो, तो यहां पर हेतु, हेतु मद जो है वो भूतकाल रहता है कि भूतकालिक क्रिया का वह रूप जिससे भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया के होने पर लंबित हो, वहां हेतु, हेतु मद भूतकाल होता है। इस रूप में दो क्रिया का होना आवश्यक है, तो क्रिया के साथ ता ती ते लगता है। ध्यान रखना, क्रिया के साथ क्या लगेगा, ता ती ते। एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से हमेशा ध्यान रखना कि सबसे अधिक इस हेतु, हेतु मद के जो है वो प्रश्न पूछे जाने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। भूतकाल का जो टाइप नंबर 6 है, जो प्रकार 6 है, जो छठा प्रकार है, हेतु, हेतु मद भूत से अधिकतम जो है वो प्रश्न पूछ जाता है, ता ती ते अधिक लगते हैं। इसमें दो क्रियाएं होती है और एक दूसरे पर डिपेंड, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर अवलंबित होती है, ऐसी कंडीशन में हेतु, हेतु मद भूतकाल का वाक्य जो है वो रहेगा। जैसे कि मेरा स्वास्थ्य ठीक होता तो मैं सफल होता, अगर तुम आ गए होते तो मेरा काम बन जाता। ऐसी कंडीशन में हमेशा हेतु, हेतु मद जो है भूतकाल का वो वाक्य रहता है। जैसा कि देख ले, यदि महेंद्र पढ़ता तो उत्तीर्ण होता, दो क्रियाएं हैं और एक क्रिया दूसरी क्रिया पर जो है वो डिपेंड है, ठीक है। युद्ध होता तो गोलियां चलती, अब गोलियां कब चलती, जब युद्ध होता। तो ऐसी कंडीशन में देखते हैं कि जहां पे तो, ता ती ते तो लगते हैं, तो वहां पर हेतु, हेतु मद जो है भूत होगा, और साथ ही साथ रहती है कि दो क्रियाएं हो, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर डिपेंड हो, अवलंबित हो, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन में हेतु, हेतु मद भूतकाल का वो वाक्य रहता है। यहां पर और सेंटेंस जैसे कि आप आगे होते तो मेरा काम
बन जाता। फिर है सेकंड, यह है कि मेरा स्वास्थ्य मेरा स्वास्थ्य ठीक होता तो मैं सफल होता। इस तरीके से जब दो क्रियाएं हों और एक क्रिया दूसरी क्रिया पर डिपेंड हो, अवलंबित हो, और वहां पर तो, ती, ते, इस प्रकार के शब्द जो है, इस प्रकार के वर्ण जो आए, तो वो हेतु हेतु मद के उदाहरण रहते हैं। ये भूतकाल के 6 प्रकार हैं और 6 प्रकारों के अलग अलग भेदों को सबको अपने आप पर बारी बारी से अपने दृष्टिकोण से देखा और तमाम उदाहरणों के माध्यम से उनकी प्रकृति के हिसाब से देखने का प्रयास किया और उसमें तुलनात्मक अध्ययन करने का भी प्रयास किया। देख लें इसे, फिर आगे चलते हैं। उम्मीद है मित्रों कि आप लोग आज के इस कंसेप्ट को भलीभांति आपने समझा होगा, जैसा कि हमने यहाँ पर किस प्रकार से देखने का प्रयास किया। एक कंसेप्ट ध्यान रखें कि सामान्य भूत के सेंटेंस, सामान्य भूत के वाक्य के साथ है या है लगाते हैं, लगाने से वह आसन्न भूत में, लगाने से वह वाक्य आसन्न भूत में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और वहीं सेकेंड कंडीशन में कि सामान्य भूत के वाक्य के साथ सामान्य भूत के वाक्य के साथ होगा, होगी के लगने से, के लगाने से वह वाक्य संदिग्ध भूत में परिवर्तित हो जाता है। ये सामान्य भूत से यहां पर बताया आसन्न भूत की और सामान्य भूत से मैंने बताया संदिग्ध भूत की, और ये कुछ पहचान है इसकी, इसका आप विशेष ध्यान रखें। देख लें इसे, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से जो है इस तुलनात्मक अध्ययन अपन कर सकते हैं। तो मित्रों, आज की इस कक्षा में मैंने बात की भूतकाल के 6 भेद की, जिसमें हमने अलग अलग प्रकार से सामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, आसन्न भूत,
ठीक है ना, और संदिग्ध भूत और आसन भूत, इस तरीके से सभी प्रकार के वाक्यों को तमाम उदाहरणों के माध्यम से तुलनात्मक अध्ययन करते हुए समझने का प्रयास किया आपने। आशा है कि आप लोग जो है परिभाषी आज के इस टॉपिक को समझ पाए होंगे और तमाम उदाहरणों के माध्यम से इसको पोस्ट करने का प्रयास किया। तो मित्रों, अगली कक्षा में हम देखते हैं वर्तमान काल और भविष्य काल के तमाम वाक्य भेद के आधार पर तमाम उदाहरणों के माध्यम से उनकी प्रकृति को लेकर हम समझने का प्रयास करेंगे इस कक्षा के माध्यम से। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, जब तक के लिए नमस्ते नमस्कार।